हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। क्या होती है इमोशनल मैच्योरिटी? सिंपल सा एक फैक्ट कि आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को लेके कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितने ज्यादा आप अवेयर हैं इस फैक्ट की कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक फीलिंग किस तरीके से एक्सप्रेस करनी है, किस टाइम पे एक सही टाइम होती है, एक सही तरीका होता है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हर तरीके के इमोशंस, चाहे आप एंग्री हो, चाहे सैड, इवन इफ यू आर हैप्पी, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एक्सप्रेसिंग एंड इवन अ वे, द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको अचानक गुस्सा आया, लेकिन बाद में आपने रिग्रेट करा कि आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप भी उनमें से एक है तो आप इमोशनली इमेच्योर हैं। तो 5 ऐसे स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको भी अपनी लाइफ में यूज करनी चाहिए ताकि आपके रिलेशंस अपने आसपास के लोगों के साथ हेल्दी रहें और आपको कभी भी रिग्रेट ना हो किसी चीज का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इमोशनल मैच्योरिटी इज आस्किंग योरसेल्फ व्हाई। हमेशा अपने आप से पूछो कि क्यों आपको वो फीलिंग आ रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या अगर आप बहुत ज्यादा सैड हो तो क्यों, अपने आप से हमेशा पूछो क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रिज में लेफ्ट ओवर फूड था और आप उसको खाने के लिए जाते हैं बट आपको पता लगता है कि कोई पहले से ही उसको खा चुका है, तो शायद आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाई। अगर आपको गुस्सा उस समय आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इज इट बिकॉज कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आपका कोई खाना खा गया इसलिए? कई बार आपको सिर्फ इसलिए गुस्सा आ सकता है क्योंकि जिसने आपका खाना खाया उसकी ये एक हैबिट है और आप उसकी हैबिट से परेशान हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने आपका खाना खाया। कोई और अगर खाता तो शायद आपको इतना गुस्सा ना आता, बट उस स्पेसिफिक पर्सन पे आपको गुस्सा आया। अब इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि आपको 3 अलग अलग रीजन से गुस्सा आ सकता है। पहला, आपको सिर्फ भूख लग रही थी इससे गुस्सा आया। सेकंड, किसी दूसरे बंदे की हैबिट से आपको गुस्सा आया। थर्ड, एक स्पेसिफिक पर्सन ने आपका खाया इसीलिए आपको गुस्सा आया। फॉर द फर्स्ट रीजन, अगर आप सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि आपको भूख लग रही थी और किसी ने आपका खाना खा लिया, मे बी आप कुछ और अगर खाएंगे आपको बेटर फील होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेकंड रीजन, अगर आपको सिर्फ किसी के हैबिट से गुस्सा आ रहा है, इसलिए नहीं गुस्सा आ रहा क्योंकि आपका खाना खाया, इसीलिए क्योंकि सामने वाले की ये हैबिट है, मे बी आप उससे एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। और अगर आप पहले कम्युनिकेट कर चुके हैं तो अपना तरीका थोड़ा चेंज करें। लेकिन सिर्फ एक सिंपल कम्युनिकेशन से अगर आप इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं, आपको शायद गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड सिनेरियो पे, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक पर्सन ने अगर आपका खाना खाया तो शायद आपको पर्सनल ग्रजेस हैं उस बंदे के साथ, नॉट जस्ट बिकॉज उसने आपका खाना खाया। शायद वो कुछ भी और काम करता, आपको उस पर गुस्सा आता। तो इन अलग अलग रीजन से जब आपने अपने आप से पूछा कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, यू आर वेरी वेल एबल टू नॉट शो योर एंग्री साइड। आपने अपनी एंग्री साइड ना दिखा के बस सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है और आपने सिर्फ एक सोल्यूशन के बारे में सोचा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे जिसका नाम है लर्न टू बी इन द प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है कि अपने प्रेजेंट में रहो, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में कोई एक चीज हुई होती है जिसकी वजह से हम आज बहुत ज्यादा सैड या फिर एंग्री होते हैं या फिर रिग्रेट भी फील कर रहे होते हैं। पास्ट में जो हो चुका है आप उसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर सकते। करंटली आप अपना मूड क्यों डिसाइड करोगे जो ऑलरेडी एक चीज हो चुकी है और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। द ओनली थिंग व्हाई वी शुड बी गोइंग टू आवर पास्ट इज जस्ट टू लर्न। अगर आपको अपने पास्ट में लगता है कि कोई एक चीज ऐसी हुई जो आपने सही नहीं करी या किसी भी तरीके से आप उसको बेटर कर सकते थे, तो आपको उससे अपनी करंट फीलिंग्स नहीं डिसाइड करनी, सिर्फ यही डिसाइड करना है कि कैसे आप उसको फ्यूचर में एक तरीके से बेटर कर सकते हैं। और यही सेम चीज आपकी फ्यूचर में भी लागू होती है। फ्यूचर में अगर आपको कोई अनसर्टेनिटी है या फिर किसी भी रीजन से आपको लगता है कि आप सैड होंगे या फिर किसी भी रीजन से आप एंग्री होंगे, तो अभी उसको फील करके कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है। यू माइट नॉट इवन नो कि फ्यूचर में वो चीज हो ही ना, तो क्यों आप अपना करंट फीलिंग और अपनी करंट इमोशंस और अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड उसकी वजह से अफेक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ कुछ चॉइसेस दी जाती हैं अपने फ्यूचर के बारे में, बट शायद आप जो चूज करते हैं वो टोटली होता ही नहीं है। तो क्यों आपको अपना करंट स्टेट, करंट फीलिंग अपनी उसकी वजह से अफेक्ट होने देनी है? फ्यूचर में जो होगा वो आपको विद इन सम टाइम पता लग ही जाएगा, तो उस टाइम पे आप वो इमोशन फील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट करें, कैसे ना करें। बट अभी उसके बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है। अभी क्यों जो भी आपका हो रहा है आप उसको एंजॉय करें। पास्ट में जाके और फ्यूचर में जाके कुछ भी नहीं रखा है। प्रेजेंटली जो है उसको एंजॉय करो, पास्ट में जो हो गया उससे सिर्फ लर्न करो, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो जब होगा आप तब अपना मूड डिसाइड कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप करंटली जहां पे हैं उसी को एंजॉय करें। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे जिसका नाम है हैविंग अ रोल मॉडल।
रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है लाइफ की हर किसी भी चीज में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी चीज में एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी में भी आपको एक ऐसा रोल मॉडल ढूंढना बहुत जरूरी है जिसको देख के आप एस्पायर करो, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो और आपको देख के लगे कि जिस तरीके से वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को डील और हैंडल कर रहा है, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी इंडिविजुअलिज्म को खो दें, आपको सिर्फ उसे एज अ रेफरेंस यूज करना है और अपनी करंट स्टेट को उससे कंपेयर करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जैसा सामने वाला कर रहा है, एग्जैक्टली वैसा, बट उसके चक्कर में हम अपने अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें जैसा फील हो रहा होता है उस टाइम हम उसको इग्नोर करके सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं सामने वाले को। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही ऐसा है, आपको सिर्फ एक ट्रांजिशन करना होता है। यू हैव टू नेविगेट योर वे फ्रॉम वेयर यू आर करंटली टू द प्लेस वेयर यू हैव टू रीच। अगर आपको किसी को देख के लगता है कि इसने मेरे पे गुस्सा करा और आप भी उसी की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पे गुस्सा करते हैं, तो ये एक बहुत ही इमोशनल इमेच्योर का साइन है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसा देखते हैं कि वो सामने वाला आप पे गुस्सा कर सकता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपसे सही तरीके से बात करी, तो आप समझ गए हैं कि आपको ऐसा ही एक रोल मॉडल ढूंढना है, क्योंकि उसने अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के थ्रू आपके साथ अपना रिलेशनशिप बचाया। तो शायद आप भी उसी तरीके से किसी के साथ अपने फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करके अपना रिलेशनशिप बचा सकते हैं। ऐसे रोल मॉडल्स ढूंढने बहुत जरूरी हैं। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग टूवर्ड्स इमोशनल मैच्योरिटी इज ईगो वर्सेस फीलिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपकी किसी भी बात की वजह से ईगो आ जाती है और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आपका सिर्फ एक माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपको लगता है कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही सही है, जैसा आपने बोला है वही सही है, और सामने वाले की किसी भी बात को आप एग्री ही नहीं करते। इसकी वजह से कई बार आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं और सामने वाले को लगता है कि आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका एक माइंड ब्लॉक हो चुका है। हमेशा अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि इवन इफ अगर आप किसी बात पे सही हैं, आपको स्टिल सामने वाले की फीलिंग्स और उसकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड। हर किसी को लगता है कि उसकी बात सुनी जाए। आप एक बार उसकी बात सुन ले, बाद में शायद आप उसको बोल दें कि आप गलत हैं, या फिर आपकी कोई और ओपिनियंस है, या फिर कोई और आपके तरीके हैं काम करने के, बट एक बार उसको सुनने में कोई बुराई नहीं है। कई बार हमें अंदर से भी पता होता है कि शायद सामने वाला सही है या सामने वाले की बात सुनने में कोई जायज नहीं है, बट हम अपनी ईगो को इतना ज्यादा आगे डोमिनेट होने देते हैं जिसकी वजह से हम कई बार अपने रिलेशनशिप्स में लूज कर जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी अगर आपका रिलेशन 1-2 साल या 5 साल कितना भी उसको टाइम लगा बिल्ड करने में, एक बार अगर आपने उसको ईगो दिखा दी तो शायद कई बार आपको ये लगेगा कि आपने रिग्रेट करा और आपको अपनी ईगो नहीं लानी चाहिए थी, बट बाय दैट टाइम इट्स टू लेट। सो इससे अच्छा यही है कि आप पहले ही अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि ईगो कभी भी बीच में नहीं आएगी। हमेशा सामने वाले की बात को सुने और बाद में उसको किसी एक अच्छे तरीके से समझाएं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है लर्न टू बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में कहा कि आपकी ईगो आपका बहुत नैरो माइंड कर देती है, लेकिन इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आप सामने वाले की बात को ना ही सुनते हैं और ना ही आपको लगता है कि उनकी कोई बात की इंपॉर्टेंस है। ये सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं ना चाहते हुए भी। आपकी इंटेंशन भी नहीं होगी उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने की, बट जस्ट बिकॉज आपने उसकी बात डिसमिस कर दी या फिर आपने उसकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप यहाँ पे बहुत एक बड़ी गलती कर बैठेंगे। इवन इफ यू थिंक यू आर राइट, इवन इफ यू थिंक यू नो इट ऑल, सामने वाले की बात को जानने में शायद आपका ही फायदा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बात सही है, सामने वाले की बात को जान के शायद आपको इस बार एक नया पर्सपेक्टिव मिले, शायद एक नया स्पेक्ट्रम मिले, जिसकी वजह से आप एक नए तरीके से अपनी ही बात को देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको 10 लोग बोल देते हैं कि आपकी ये बात सही है, तो आपको लगता है, आप प्रिज्यूम कर लेते हो कि एक 11th पर्सन भी जो आएगा वो आप ही की बात को सही बोलेगा, जिसकी वजह से आपका नैरो माइंड हो जाता है। लेकिन हमेशा एक ओपन माइंडेड रहे। 100 लोग भी अगर आपको बोल दें कि अगर आपकी बात सही है, इवन देन आपको नहीं लगना चाहिए कि आप ही सही हैं। सामने वाले की बात हमेशा सुने, उनकी फीलिंग्स को डिसमिस ना करें। एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड। सबको लगता है उनकी बात सुनी जाए, और एक मौका आपको देना चाहिए सामने वाले को अपनी बात रखने का और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। और आपको अपनी ओपिनियंस भी सिर्फ तभी देनी चाहिए अगर सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड है और आपको जानना चाहता है। अदरवाइज कितना भी सही आपका ओपिनियन हो, वो भी डिसमिस कर सकते हैं। तो ना आप सामने वाले की बात को डिसमिस करें और ना ही ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपकी बात को डिसमिस करते हैं। तो यही थे मेरे 5 स्टेप इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको कोई भी और अपने कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
मैं भी उनको एक बार देखूंगा कि कैसे आप भी अपने लाइफ में इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।